हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस। आज हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 6 के। तो यूनिट नंबर 6 में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को पढ़े थे। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि किस तरह के एमसीक्यूज जो हैं इसमें पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है कि सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिटरमाइंड बाय। तो अगर हम लोग देखें कि सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो किस जीन्स द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं, दैट आर डिटरमाइंड बाय ऑटोसोमल जीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिटेड अकॉर्डिंग टू। जो सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये किसके अकॉर्डिंग या किसके लॉ को फॉलो करते हैं, किस तरीके से ये इनहेरिट होते हैं, ये जो है मेंडल के लॉ को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेक्स लिमिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स हैव जीरो पेनिट्रेंस इन अनदर सेक्स। तो जो सेक्स लिमिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये इनका पेनिट्रेंस जो है अनदर जेंडर में वो जीरो होता है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इसके बाद साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इज आल्सो नोन एज या फिर आल्सो कॉल्ड एज। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होता है, तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो है इसे और क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा राइबोसोमल इनहेरिटेंस कहते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस कहते हैं, एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस कहते हैं, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। तो अगर हम लोग साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को देखें तो इसे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस कहते हैं। ऐसा क्यों है, इसके पीछे थोड़ा सा इसके जो है रिलेटेड और भी कुछ चीजों को आप पढ़ लीजिए। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस सबसे पहले समझते हैं क्या है। तो ऐसा इनहेरिटेंस जो कि जीन्स द्वारा हो रहा है और ये जीन्स जो है साइटोप्लाज्म में अगर प्रेजेंट है तो इन्हें साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि मोर देन 90% ऑफ द जो जीन है या फिर जो डीएनए है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम लोग न्यूक्लियस के अलावा अगर हम लोग बात करें तो दो ऐसे सेल ऑर्गेनेल हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, इनके पास डीएनए प्रेजेंट होता है। ये डीएनए के पास जो डीएनए प्रेजेंट है इन ऑर्गेनल्स में, इनके पास जीन्स प्रेजेंट होते हैं और ये जीन्स जो है इनहेरिटेंस को शो कर सकते हैं जिसे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहते हैं। अब ये जो है इसका जो जीन है ये न्यूक्लियस के अंदर तो प्रेजेंट नहीं है, ऑर्गेनल में प्रेजेंट है ना। और ऑर्गेनल कहाँ पे प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। इस वजह से साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इसे कहते हैं। दूसरी चीज ये कि ये जीन जो है ये न्यूक्लियस के अंदर पाया नहीं जा रहा है और ये जो है न्यूक्लियस के बाहर जो है किसी सेल ऑर्गेनल में प्रेजेंट है और उसका इनहेरिटेंस हो रहा है। इस वजह से इसे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस कहते हैं। आई होप आपको जो इसका पीछे का जो लॉजिक है या कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पैरामीशियम हैव टू स्ट्रेन्स, किलर एंड सेंसिटिव। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो पैरामीशियम में जो है वो दो स्ट्रेन पाए जाते हैं और ये दोनों स्ट्रेन में से कौन कौन से स्ट्रेन्स हैं, एक किलर है दूसरा सेंसिटिव है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। तो अब इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पैरामीशियम में दो स्ट्रेन होते हैं, एक होता है सेंसिटिव, दूसरा होता है किलर। ठीक है, तो सेंसिटिव में क्या होता है ना कि सेंसिटिव स्ट्रेन जो है वो टॉक्सिक को प्रोड्यूस नहीं करता है, इस वजह से ये जो है टॉक्सिन से सेंसिटिव होता है और इनका अगर इन पे ये टॉक्सिन्स आए तो ये जो है इनका डेथ हो जाता है। अब ये टॉक्सिन क्या है, कौन सी कंडीशन है जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसको जो है आप किलर स्ट्रेन से समझ सकते हैं। पैरामीशियम का किलर स्ट्रेन अगर है तो उसके लिए दो चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। पहला चीज ये कि किलर स्ट्रेन में जो है वो इन्फेक्शियस पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या चीज, इन्फेक्शियस
प्रेजेंट होते हैं और इन इन्फेक्शियस पार्टिकल को क्या कहते हैं, कप्पा पार्टिकल। पहली चीज ये कि इसमें कप्पा पार्टिकल प्रेजेंट है और दूसरी चीज ये कि इसमें जो है डोमिनेंट अलील प्रेजेंट होता है। अब ये डोमिनेंट अलील भले ही ये होमोजाइगस जो है कंडीशन में हो, मतलब कैपिटल के और कैपिटल के कंडीशन में हो, या फिर हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो, मतलब कैपिटल कैपिटल के और स्मॉल के, ठीक है। तो मतलब भले ही हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो लेकिन एक जो डोमिनेंट अलील है वो प्रेजेंट होना ही चाहिए। तो अगर हम लोग किलर स्ट्रेन को पढ़ें तो किलर स्ट्रेन में दो चीजें नेसेसरी हैं, एक की कप्पा पार्टिकल प्रेजेंट हो, इन्फेक्शियस पार्टिकल प्रेजेंट हो, दूसरा ये कि डोमिनेंट अलील जो है चाहे वो होमोजाइगस या फिर हेट्रोजाइगस कंडीशन उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। अब सेंसिटिव वाले के पास क्या होता है ना कि कप्पा पार्टिकल भी नहीं प्रेजेंट होता है, कप्पा पार्टिकल क्या होगा, नहीं प्रेजेंट है, और दूसरी चीज ये कि होमोजाइगस कंडीशन में ये रहता है। मतलब होमोजाइगस कंडीशन मतलब क्या, स्मॉल के और स्मॉल के कंडीशन में रहेगा। अच्छा, ये तो हो गई चीज कि क्यों ये सेंसिटिव है और क्या जो है कंडीशन किलर स्ट्रेन के बनती है, किस हिसाब से जो किलर स्ट्रेन है वो बनता है। अब किलर स्ट्रेन जो है वो क्या करता है कि टॉक्सिक को रिलीज करता है, और ये टॉक्सिक जो है इस सेंसिटिव स्ट्रेन पे अगर आया तो इसको किल कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन जो है हम लोग डिस्कस कर लिए। तो कंसेप्ट जो है किसी भी चीज को अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको अच्छे से पढ़ा करिए, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें जो है वो डिस्कस जो है वो बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती हैं, वो अगर आपको पता होगा तभी आप लिख पाएंगे। चलिए, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इज आल्सो नोन एज यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो अगर आप साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को देखें तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में एक चीज होता है दैट इज कि जो साइटोप्लाज्म है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि वो जीन्स जो है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। अब जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट जीन्स है वो ऑफस्प्रिंग तक जा रही हैं, और इस प्रोसेस में क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो मैटरनल जो डोमिनेंस है वो देखने को मिलता है, मतलब जो मैटरनल गैमेट है वो ज्यादा कंट्रीब्यूशन देती है किसमें, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में। इस वजह से इसे यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फीमेल गैमेट की जो साइज है वो ज्यादा बड़ी होती है, उसमें साइटोप्लाज्म का जो कंटेंट है वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू मेल गैमेट। ठीक है, तो मेल गैमेट का जो साइज होता है वो छोटा होता है, उसमें जो साइटोप्लाज्मिक जो कंटेंट है वो कम होता है। इस वजह से जब ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है तो उसमें जो कंट्रीब्यूशन है ना वो फीमेल का ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो जो है ज्यादा उसके ऑफस्प्रिंग के जो कैरेक्टर है उसको डिटरमाइन करता है, उसको जो है इफेक्ट डालती है उसके ऊपर। इस वजह से इसे जो है यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस भी कहते हैं। मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। Killer strain of Paramecium secrete toxic known as, किलर स्ट्रेन जो है वो पैरामीशियम का वो टॉक्सिक को सिक्रीट करता है। इस टॉक्सिक को क्या कहते हैं, ये टॉक्सिक कहलाता है पैरामीसिन। ठीक है, तो जो किलर स्ट्रेन की हम लोग बात कर रहे थे कि किलर स्ट्रेन जो है वो टॉक्सिक को सिक्रीट करता है, तो उस टॉक्सिक को क्या कहते हैं, पैरामीसिन कहते हैं। When one phenotypic character is controlled by more than one gene, it is called, अच्छा, अगर कोई phenotypic character है, अगर वो कंट्रोल किया जा रहा है मोर देन वन जीन द्वारा, तो इसे क्या कहते हैं,
इसे कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मतलब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एक ऐसा इनहेरिटेंस होता है जिसमें जो इनहेरिटेंस है, जो कैरेक्टर है, वो एक जीन से ज्यादा कंट्रोल किया जा रहा है। अगर आप इसके नाम को देखें तो पॉली मतलब क्या होता है, मेनी होता है ना, मतलब एक से ज्यादा जीन्स जो है, और जेनिक मतलब जीन, मतलब एक से ज्यादा जीन जो है अगर किसी कैरेक्टर में उसके जो इनहेरिटेंस है उस पर इफेक्ट डाल रही है तो उसे क्या कहते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। उसके बाद फादर ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, फादर ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कौन है, तो वो है कोलरेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज आल्सो नोन एज, अच्छा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है वो और किस नाम से जाना जाता है, तो ये जो है क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कहलाता है। Doses compensation refers to equalize the copy number of sex chromosome genes in the males and females of the species। ये स्टेटमेंट सही है या गलत, तो ये स्टेटमेंट जो है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लायन हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड इंडिपेंडेंटली बाय, तो ये जो है लायन और रुसेल द्वारा इंडिपेंडेंटली, मतलब ये दोनों लोग साथ में नहीं, इंडिपेंडेंटली वर्क किए थे और लायन हाइपोथेसिस को बताए थे। ये सारी चीजें हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, आई होप आपको याद आ रहा होगा। हाइपरट्रिकोसिस पिनाजोरिस है, ये किसमें देखने को मिलता है, तो ये जो है मेल ऑफ ह्यूमन में देखने को मिलता है। उसके बाद हीमोफीलिया जो है वो क्या है, एक्स लिंक्ड ट्रेट है। Which of the following statement is true about hemophilia? That females are the carriers. Color blindness was discovered by, so color blindness was discovered by Johann. The alternative form of gene is called as, तो अल्टरनेटिव फॉर्म जो है वो जीन का क्या होता है, अलील होता है। ये अलील फर्दर अगर हम लोग बात करें तो डोमिनेंट हो सकता है, रिसेसिव हो सकता है, और ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि वो उस इंडिविजुअल का किस तरीके से जो एलिक कम्बिनेशन है वो किस तरीके का है। इस वजह से वो जो है कम्बिनेशन के हिसाब से डिपेंड करता है कि उस इंडिविजुअल का फिनोटाइप कैसा है। चलिए, which of the following ratio show complementary gene interaction? complementary gene interaction का जो रेशियो है वो क्या होता है, या फिर ये पूछ रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे जो है वो रेशियोज दिए हुए हैं, तो उसमें से कौन सा ऐसा रेशियो है जो कि ये चीज बता रहा है कि कंप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन का ये रेशियो है, तो दैट इज 9:7। नेक्स्ट क्या है, द एबियो सिस्टम एलील पेयरिंग रिजल्ट इन 6 जीनोटाइप, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये सही है। कैसे ये सही है इसको अभी बताते हैं। अगर आप ब्लड ग्रुप सिस्टम को देखें इन ह्यूमंस, ठीक है, तो ब्लड ग्रुप जो है ह्यूमन में 3 एलील्स द्वारा डिसाइड की जाती है। पहली है IA, दूसरी है IB, तीसरी है स्मॉल आई। तो इसी वजह से इसको ये फिनोमेना जो है मल्टीपल एलील्स का भी एग्जांपल होता है। ठीक है, तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बन गया, दैट इज मल्टीपल एलील्स जो है वो ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम में देखने को मिलता है। दूसरा क्वेश्चन ये कि ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है अगर वो है तो उसमें कौन से ह्यूमंस में तो कौन सी एलील उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज IA, IB, IA, स्मॉल आई। इसमें अब अगर जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन को देखें तो अगर IA और IA स्मॉल आई ये ए ब्लड ग्रुप को देती है, ठीक है। अब अगर हम लोग IB या फिर IB स्मॉल आई को डिस्कस करें तो ये बी ब्लड ग्रुप को देता है। अगर हम लोग IA IB को देखें तो ये AB ब्लड ग्रुप को देता है। और अगर हम लोग स्मॉल
स्मॉल आई को देखें तो ये जो है ओ ब्लड ग्रुप को ओ ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आप यहाँ पे जीनोटाइप को देखिए, 1 2 3 4 5 6 6 जीनोटाइप है ना, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को ह्यूमंस में। ये एक्सप्लेन हो गया। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो आईए आईबी में क्या हो रहा है, दोनों ही एलील एक दूसरे के साथ एकदम डोमिनेंट है, और इसमें ये जो आईए आईबी जो है डोमिनेंट है, आई वाला जो है स्मॉल आई रिसेसिव है। तो आईए आईबी मतलब दोनों डोमिनेंट अगर प्रेजेंट हो गए तो यहाँ पे क्या लगता है, कोडोमिनेंस का कंसेप्ट लगता है। तो मतलब ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम में कोडोमिनेंस का भी एग्जांपल देखने को मिलता है। कब, जब आईए आईबी जो अलील्स है वो कंबाइन होती हैं और एबी ब्लड ग्रुप को देती हैं। अब अनदर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो एबी जो है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, एंड ओ ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल डोनर है। तो देखिए फिर से एक क्वेश्चन से 5 से 6 क्वेश्चन जो है हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। चलिए, what type of inheritance involve more than 2 genes forming producing a variety of phenotypes? तो अगर किस तरह की इनहेरिटेंस जो है वो इन्वॉल्व करेगा मोर देन 2 जीन्स को फॉर्म प्रोड्यूसिंग अ वैरायटी ऑफ फिनोटाइप। तो अगर वैरायटी ऑफ फिनोटाइप चाहिए तो उसके लिए क्या होगा, पॉपुलेशन का जब हम लोग स्टडी करेंगे या फिर पॉपुलेशन को जो है उनकी जीन्स को स्टडी करेंगे, उन्हें इन्वॉल्व करेंगे, तभी जो है मोर देन 2 जीन्स या फिर मल्टीपल जीन्स जो है वो मिलेंगे। क्योंकि अगर एक इंडिविजुअल का ले रहे हैं, चाहे वो सेल हो या ऑर्गन हो या फिर टिश्यू हो, सब में एक ही तरह के जीन्स प्रेजेंट होंगे ना। अगर वैरायटी चाहिए जीन में तो पॉपुलेशन को ही डिस्कस करना होगा। तो आई होप आपको ये जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं इस यूनिट के ये समझ में आए होंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, नए जो नेक्स्ट जो यूनिट है उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।